स्टैटिकल मैकेनिक्स की। तो स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में हम माइक्रो लेवल पे स्टडी करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन की पार्टिकल्स की। जैसे थर्मल फिजिक्स की दो ब्रांचेज हैं मेनली, जैसे थर्मोडाइनमिक्स एंड स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स। तो थर्मोडाइनमिक्स में हम जो बड़ी क्वांटिटीज़ है उनकी बात करते हैं, और स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में हम उनका कोरिलेशन देखते हैं जो सिस्टम है उसकी अंदर की स्टेट से। ठीक है, कि जो पार्टिकल्स है उनका सिस्टम के अंदर कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, वो इन सब चीज़ की स्टडी करते हैं स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में। ओके, तो स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में अगर हम स्टार्टिंग करें तो कुछ टर्म्स जो शुरू में समझ लेने जरूरी है। जैसे कि आपका, अगर मैं बात करूं कि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है, तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टीज है जो आपकी सिस्टम के साइज पे डिपेंड करती है। ओके ओके, तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज कौन सी प्रॉपर्टी है? ये वो प्रॉपर्टीज है जो डायरेक्टली आपके सिस्टम के साइज पे डिपेंड करती है। ओके, अब जैसे लाइक जैसे आपका नंबर हो गए, है ना, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, या फिर हम कहें वॉल्यूम हो गया, या फिर एंट्रोपी हो गई, या फिर एनर्जी हो गई। सो दीज आर द क्वांटिटीज विच आर एक्सटेंसिव। ओके, यानी कि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज है, ये साइज पे डिपेंडेंट है। ठीक है, ओके। सो जो क्वांटिटी अल्फा टाइम्स कर देने से, अगर मैं अल्फा टाइम्स कर दूं एन को, तो वो एन अल्फा टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, मतलब अगर मैं हर एक एक्सटेंसिव क्वांटिटी को अल्फा टाइम्स कर दूं, तो जो क्वांटिटी उन सबको मिलके रिलेशन आ रहा होगा वो भी अल्फा टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, जैसे समझो एक एंट्रोपी का कोई एक रिलेशन लिखा हुआ है यहाँ पे, जो कि फंक्शन ऑफ, ये समझो एन है ना, समझो फंक्शन ऑफ एन लिखा हुआ है। तो अगर मुझे ये, अगर एंट्रोपी एक एक्सटेंसिव क्वांटिटी है, तो वो यहाँ पे जब फंक्शन ऑफ एन अल्फा करूंगा मैं, या फिर अल्फा एन करूंगा, तो वो भी अल्फा एस हो जानी चाहिए। ठीक है, तो अगर ऐसा हो रहा है तो वो एक एक्सटेंसिव क्वांटिटी है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, अदरवाइज वो एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी नहीं है। ठीक है, तो इट मीन्स एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज आपकी ऐसी होगी कि वो अल्फा टाइम्स करने पे अल्फा टाइम्स इंक्रीज हो जाए, है ना। अगर एक एन टोटल जो है, ये एन टोटल को शो कर रहा है, और एन वन को मैं अल्फा टाइम्स इंक्रीज कर दूं, और एन टू को भी मैं अल्फा टाइम्स इंक्रीज कर दूं, तो एन जो है, एन का जो रिलेशन है एन वन और एन टू से, वो भी अल्फा टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा अपनी वैल्यू से। ठीक है, तो इस टाइप की जो क्वांटिटीज है वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज है। ओके, लेकिन जो प्रॉपर्टीज ऐसी नहीं है, जो प्रॉपर्टीज साइज से इंडिपेंडेंट है, ओके, तो विच प्रॉपर्टीज डज नॉट डिपेंड ऑन टाइम, जो टाइम पे डिपेंड नहीं करती, वो प्रॉपर्टीज आपकी इंटेंसिव प्रॉपर्टीज है। ओके, वो प्रॉपर्टीज आपकी इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। अब इंटेंसिव प्रॉपर्टीज कैसी? जैसे आपकी टेम्परेचर, टेम्परेचर आपका साइज पे डिपेंड नहीं करता। आप एक वाटर बोतल लो, ठीक है, आप उसे, अगर उसमें गर्म पानी है समझो, तो आप उसका थोड़ा सा पानी निकाल के उसका टेम्परेचर चेक करो, तो वो भी उतना ही टेम्परेचर शो करेगा। आप पूरी बोतल का टेम्परेचर शो कर लो, वो भी उतना ही टेम्परेचर शो करेगा। दोनों वैल्यूज डिफरेंट नहीं होगी, क्योंकि इंटेंसिव प्रॉपर्टीज साइज पे डिपेंड नहीं करती। लेकिन अगर आप इसमें से थोड़ा सा पानी बाहर निकालो, उसका वॉल्यूम मेजर करो, और इस पूरे का वॉल्यूम मेजर करो, दोनों अलग अलग आएंगे। अगर आप इतना सा वाटर बाहर निकाल के उसका, अगर आप इतना सा वाटर बाहर निकाल के उसका नंबर ऑफ, उसमें मोलिक्यूल्स चेक करो, तो वो अलग आएंगे, और इस पूरे में नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स चेक करोगे वो अलग आएंगे, है ना। तो मतलब साइज के बढ़ने घटने से जिन क्वांटिटीज पे इफेक्ट पड़ता है, वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज नहीं, वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज है जिन पे जो साइज डिपेंडेंट है, और जो जिन पे साइज के बढ़ने घटने का कोई फर्क नहीं पड़ता, वो इंटेंसिव प्रॉपर्टीज है। जैसे आपका टेम्परेचर, टेम्परेचर आप पूरे वाटर का मेजर करो, या फिर एक छोटी सी बोतल में उस वाटर को निकाल के उसका मेजर कर लो, दोनों का सेम आएगा। ठीक है, इसी तरह से आप प्रेशर मेजर कर सकते हो। अगर ये एक बॉक्स है, इस बॉक्स पे पूरे, यहाँ पे पूरे पे कितना प्रेशर अप्लाइड है, आप कहीं पे प्रेशर चेक कर लो, उतना ही प्रेशर आएगा। ठीक है, तो ये पूरे साइज की जरूरत नहीं है इसके लिए। अच्छा, जैसे आपकी केमिकल पोटेंशियल हुई, केमिकल पोटेंशियल सेम ही आएगी। ठीक है, साइज पे डिपेंडेंट नहीं है सिस्टम के। तो ऐसी ऐसी क्वांटिटीज जो सिस्टम के साइज से इंडिपेंडेंट है, वो सब इंटेंसिव प्रॉपर्टीज है। ओके, क्लियर? सो अब आपकी जितनी भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज है, वो सब एडिटिव प्रॉपर्टी शो करती है, वो सब एडिटिव प्रॉपर्टी शो करती है। सोज एडिटिव प्रॉपर्टी मीन्स, अगर मैं दो सिस्टम को ऐड करूंगा, तो उनके नंबर ऑफ मोल्स, मोलिक्यूल्स, एंट्रोपी, हीट, वॉल्यूम, ये सब ऐड हो जाएंगे, है ना, क्योंकि ये एडिटिव प्रॉपर्टी शो करते हैं। ठीक है, ओके। अब अगर हम बात करें, अब आपके स्टेटिस्टिकल मैकेनिक्स में कुछ पोस्टुलेट्स हैं, जैसे कि फंडामेंटल पोस्टुलेट जो आपका है स्टेटिस्टिकल मैकेनिक्स का, वो क्या है?
फंडामेंटल पोस्टुलेट, इसे किसी किसी बुक्स में एज ए थ्योरम भी लिखा हुआ है। ओके, ये है इक्वल अप्रायरी थ्योरम या फिर इक्वल अप्रायरी पोस्टुलेट। ओके, तो इक्वल ए प्रायोरी प्रोबेबिलिटी या फिर थ्योरम। ठीक है, ये आपको क्या कहता है, ये आपको सिर्फ इतना कहता है कि आपकी जितनी भी एसेसिबल माइक्रोस्टेट्स है, जितनी भी माइक्रोस्टेट्स हैं, वो सब, उन सब की प्रोबेबिलिटी जो है वो इक्वल होगी, वो सब इक्वली प्रोबेबल होगी। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ फॉर ए सिस्टम, एक सिस्टम के लिए, ठीक है, अगर हम एक सिस्टम ले ए, तो इसमें जितनी भी आपकी एसेसिबल माइक्रोस्टेट्स होंगी, जितनी भी एसेसिबल माइक्रोस्टेट्स होगी, एसेसिबल जो माइक्रोस्टेट्स हो सकती है, ठीक है, तो वो सब जितनी भी माइक्रोस्टेट्स होगी वो सब आपकी इक्वली प्रायोरी होगी। ठीक है, ओके, इक्वल या फिर आर इक्वल प्रोबेबल। ठीक है, वो सब, उन सब की प्रोबेबिलिटी सेम होगी, वो सब इक्वली प्रोबेबल होगी। जैसे जैसे आपकी एक इवेंट हेड और टेल की इवेंट, इसमें हेड आने की प्रोबेबिलिटी भी वन हाफ होती है, टेल आने की प्रोबेबिलिटी भी वन हाफ होती है। ठीक है, तो मतलब ऐसा नहीं है कि हेड आने की चांसेस ज़्यादा है टेल आने से, नहीं है। इस टाइप की हर एक माइक्रो स्टेट के कोरस्पॉन्डिंग ऐसी ही माइक्रो स्टेट्स होगी जिनकी जो इक्वली प्रोबेबल होगी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपकी हेड आने की चांसेस ज़्यादा हो और टेल आने की चांसेस कम हो, दोनों की प्रोबेबिलिटी सेम है। ठीक है, दोनों को इक्वली प्रोबेबल माना गया है। ओके, और माइक्रो स्टेट आपको शो करता है कि जो आपका एक सिस्टम है वो क्या क्या, अब ये आपका एक इन माइक्रो स्टेट्स। ओके, तो ये आपका सिस्टम के, अब एंट्रोपी क्या थी आपकी, एंट्रोपी आपकी, मैंने बताया था आपको, एंट्रोपी सिस्टम के, अगर आप छोटे सिस्टम की एंट्रोपी लोगे अलग आएगी, बड़े सिस्टम की एंट्रोपी लोगे अलग आएगी, तो वो क्या थी, उस साइज पर डिपेंडेंट थी, यानी कि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी थी। ठीक है, तो इसी तरह आपकी ये जो माइक्रो स्टेट्स हैं, एक माइक्रो स्टेट के कोरस्पॉन्डिंग, एक माइक्रो स्टेट आपकी, अगर हम कुछ कंस्ट्रेंट्स फिक्स कर ले, एनर्जी फिक्स कर ले, वॉल्यूम फिक्स कर ले, नंबर ऑफ पार्टिकल्स फिक्स कर ले, ठीक है, तो ये एक आपकी एक माइक्रो स्टेट को शो कर रहा है। ठीक है, इस माइक्रो स्टेट के कोरस्पॉन्डिंग बहुत सारी माइक्रो स्टेट्स होगी। ठीक है, बहुत सारी ऐसी स्टेट्स पॉसिबल होगी जिनके बनने से एनर्जी इतनी, वॉल्यूम इतनी और नंबर ऑफ पार्टिकल्स इतने हों। ठीक है, लेकिन वो दोनों सिस्टम्स अलग अलग स्टेट्स में होंगे, फिर भी ये कंस्ट्रेंट्स आप पे फिक्स ही आएंगे। ठीक है, तो इस ये कंस्ट्रेंट्स, इन कंस्ट्रेंट्स के अकॉर्डिंग आपकी क्या क्या पॉसिबल स्टेट्स हो सकती हैं, वो डिफरेंट माइक्रो स्टेट्स होंगे। ठीक है, इस सिस्टम की। ठीक है, जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन होंगे। ओके, जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन होंगे पार्टिकल के, पार्टिकल किसी में पार्टिकल यहाँ पे हो, किसी में पार्टिकल यहाँ पे हो, ज़्यादा एनर्जी, ये वाला पार्टिकल ज़्यादा एनर्जी लिए हुए हो, इसमें ये वाला पार्टिकल कम एनर्जी लिए हुए हो, एक स्टेट ऐसी भी हो सकती है उसमें ये वाला पार्टिकल कम लिए हुए एनर्जी, ये वाला पार्टिकल ज़्यादा लिए हुए हो, लेकिन अगर हम टोटल एनर्जी देखें सिस्टम की, तो वो इसकी भी ई हो और इसकी भी ई हो, तो ये दोनों की दोनों सेम ही माइक्रो स्टेट है, सेम ही एनर्जी रख रही है, लेकिन डिफरेंट माइक्रो स्टेट है, अंदर से जो सिस्टम की कंडीशन है वो डिफरेंट है। ठीक है, सो दिस इज द केस एक्चुअली। ओके, तो आपकी एंट्रोपी जो है, अगर हम एंट्रोपी की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देखें, तो एंट्रोपी क्या है आपकी, एंट्रोपी, एंट्रोपी इज द, इज द मेजरमेंट ऑफ डिसऑर्डरनेस, इज द मेजरमेंट ऑफ डिसऑर्डरनेस कि कितने डिसऑर्डरनेस है आपके सिस्टम में। ठीक है, या फिर डिग्री ऑफ डिसऑर्डरनेस भी बोलते हैं इसे। ठीक है, तो आपकी डिसऑर्डरनेस को बताएगी। तो जितनी पॉसिबल स्टेट्स में हो सकता है, जितनी भी पॉसिबल स्टेट्स में सिस्टम हो सकता है, तो एंट्रोपी उस पर डिपेंड करेगी, डेफिनेट सी बात है। तो जितनी भी माइक्रो स्टेट्स होगी उतनी एंट्रोपी, एंट्रोपी जो है वो माइक्रो स्टेट का फंक्शन होगा, क्योंकि डिग्री ऑफ डिसऑर्डरनेस तो शो कर रहा है, रैंडमनेस की डिग्री, जितना जितनी डिसऑर्डरनेस हो सकती है सिस्टम में पॉसिबल, तो इसका मतलब एंट्रोपी माइक्रो स्टेट का फंक्शन हुआ। ठीक है, माइक्रो स्टेट पर डिपेंडेंट है। अच्छा, अब क्योंकि अब अगर हम दो सिस्टम एज्यूम करें, ओके, तो एक आपका S1 हुआ, एक आपका S1 S2 से मैं सिस्टम को नहीं शो कर सकता, क्योंकि फिर एस यहाँ पे एंट्रोपी को भी शो कर रहा है। तो मान लेते हैं कि आपके ये दो सिस्टम है, ठीक है, ए और बी। ठीक है, इसमें इस वाले सिस्टम की एनर्जी E1 है, वॉल्यूम V1 है और टेम्परेचर T1 है। ठीक है, या फिर मैं टेम्परेचर की जगह नंबर ऑफ पार्टिकल्स लूँगा तो वो N1 है, और इसमें आपका एनर्जी E2 है, वॉल्यूम V2 है एंड नंबर ऑफ पार्टिकल्स N2 है। ठीक है, ये दो अलग अलग सिस्टम्स मैंने आपके एज्यूम किए हैं। ओके, अब आपका, अगर मैं इन दो सिस्टम्स को लेके चलूँ और एक चीज़ देखूँ कि इसमें पॉसिबल माइक्रो स्टेट्स आपकी कितनी हो सकती है, मैं मान लूँ इसमें पॉसिबल माइक्रो स्टेट्स आपकी ओमेगा 1 हो सकती है, और इसमें पॉसिबल माइक्रो स्टेट्स आपकी ओमेगा 2 हो सकती है। ठीक है, और ये इनके बीच में मैंने ये एक वॉल लगाई हुई है, ये एक वॉल लगाई हुई है मैंने इन दोनों के सिस्टम्स के बीच में ए बी के। ठीक है, तो ये वॉल क्या है आपकी, ये वॉल आपकी कुछ इस टाइप की है कि इससे आपका ना तो ये N1 नंबर इस साइड जा सकते हैं, ना ही N2 नंबर इस साइड आ सकते हैं। ठीक है, मतलब आपके N1 नंबर का एक्सचेंज नहीं हो सकता। ठीक है, और वॉल्यूम का भी एक्सचेंज नहीं हो सकता, ना ही नंबर तभी एक्सचेंज होगा जब वॉल्यूम एक्सचेंज होगा। ठीक है, ना तो ये इस साइड आने की परमिशन है, ना ही उस साइड जाने की परमिशन है, लेकिन ये जो वॉल है ये एनर्जी का ट्रांसफर होने देगी। ठीक है, तो मतलब ये आपकी ऐसी वॉल तो नहीं है कि इसमें से पार्टिकल क्रॉस हो जाए
तो मतलब पार्टिकल क्रॉस नहीं हो सकता। इसका मतलब ये क्या हुई, इम्पेनेट्रेबल हुई, है ना। इम्पेनेट्रेबल, पेनिट्रेशन मतलब पार्टिकल पेनिट्रेट कर पाएगा, इम्पेनेट्रेबल मतलब पार्टिकल पेनिट्रेट नहीं कर सकता इससे, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स चेंज नहीं होंगे, ठीक है। और वॉल्यूम, कुछ फ्लो भी इस साइड नहीं होने वाला, तो ये आपकी रिजिड वॉल है, रिजिड वॉल है ये आपकी, ठीक है। तो ये आपकी रिजिड वॉल है। लेकिन एनर्जी का एक्सचेंज पॉसिबल है। एनर्जी आपकी सिस्टम ए से बी में भी जा सकती है और सिस्टम बी से ए में भी जा सकती है। एनर्जी का जो कंडक्शन है वो पॉसिबल है। तो मैं कहूँ कि हीट का जो कंडक्शन है वो पॉसिबल है। तो यानी कि ये जो वॉल है ये कंडक्टिंग भी है, ठीक है। अब ये वॉल की इतनी प्रॉपर्टीज बताने की क्या जरूरत थी, वॉल की इतनी प्रॉपर्टीज बताने की जरूरत इसलिए थी क्योंकि वॉल की प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग हम समझेंगे कि क्या फिक्स रहेगा, क्या वेरी करेगा, ओके। और ये जो आउटर वॉल है इससे कुछ भी वेरी नहीं करने वाला, इससे कुछ भी बाहर नहीं जाने वाला। देयर इज नो इंटरेक्शन बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, ठीक है। तो N1 इज N1 एंड N2 बोथ आर कांस्टेंट। दोनों क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे, चेंज नहीं होंगे। इधर से ना इधर जा सकते हैं, ना इधर से इधर आ सकते हैं। V1 एंड V2 इज ऑल्सो फिक्स्ड, ठीक है। V1 एंड V2 भी फिक्स है, ओके। लेकिन एनर्जी एनर्जी E1 इस साइड से उस साइड भी जा सकती है, दूसरे सिस्टम से इस साइड भी आ सकती है। तो मतलब लेकिन टोटल एनर्जी सिस्टम से बाहर नहीं जा सकती। इट मीन्स सिस्टम की जो टोटल एनर्जी है E1 प्लस E2 वो फिक्स होगी। वो क्या होगी, टोटल जो है वो फिक्स होगी, ठीक है, वो फिक्स होगी। अब वो फिक्स होगी, अच्छा इसका क्या मतलब हुआ। अब मैंने ये जो टोटल एनर्जी निकालने के लिए दोनों का सम क्यों कर दिया, क्योंकि एनर्जी भी हमारी क्या थी, एडि एडिटिव प्रॉपर्टी फॉलो करती है। एडिटिव प्रॉपर्टी क्यों फॉलो करती है, क्योंकि एनर्जी हमारी एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। जो प्रॉपर्टीज एक्सटेंसिव होती हैं वो एडिटिव प्रॉपर्टी फॉलो करती है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी एडिटिव प्रॉपर्टी फॉलो करती है, ठीक है। तो यानी कि इसलिए हमने टोटल एनर्जी निकालने के लिए ऐड कर दिया, ठीक है। अब इसी तरह से सिस्टम की जो एंट्रोपी होगी, सिस्टम की जो एंट्रोपी होगी, ओके, एंट्रोपी भी क्या होगी आपकी, वो भी एडिटिव प्रॉपर्टी है। इसका मतलब वो भी क्या होगी, वो भी फिक्स होगी, ओके, वो भी फिक्स होगी, डेफिनेट सी बात है। लेकिन हम जानते हैं कि एंट्रोपी जो है वो माइक्रोस्टेट्स का फंक्शन है। इट मीन्स ये जो यहाँ पे S1 एंट्रोपी है, यानी कि सिस्टम वन की, यानी कि सिस्टम ए की जो एंट्रोपी है, ये वन ये टू, यानी कि जो सिस्टम ए की एंट्रोपी है और जो सिस्टम बी की एंट्रोपी है वो माइक्रोस्टेट वन की और माइक्रोस्टेट टू का फंक्शन होनी चाहिए, ठीक है। तो यानी कि ये आपका माइक्रोस्टेट वन का, यानी कि ए की माइक्रोस्टेट्स का, और ये सिस्टम टू की माइक्रोस्टेट्स का फंक्शन होना चाहिए, ठीक है। और ये जो टोटल एंट्रोपी होगी, टोटल एंट्रोपी तो टोटल माइक्रोस्टेट्स पे डिपेंड करेगी, ठीक है। अब टोटल माइक्रोस्टेट्स जो है, ये जो टोटल माइक्रोस्टेट्स पे डिपेंड करेगी। अब टोटल माइक्रोस्टेट में इसकी भी आ गई, इसकी भी आ गई, ठीक है। जितने टोटल कॉम्बिनेशन इसमें होंगे उस और इसमें जितने टोटल कॉम्बिनेशन होंगे उन दोनों के कॉम्बिनेशन अगर मिलाए जाएंगे, तो कॉम्बिनेशन जब मिलाए जाएंगे तो वो प्रोडक्ट हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि इसके एक कॉम्बिनेशन के साथ इसके हर एक को रखा जाएगा, इसके एक के साथ ये एक, फिर एक, फिर एक, फिर एक, इस तरह से क्या होगा, हर एक के साथ एवरी पॉसिबल स्टेट हो सकती है, ठीक है। तो इसका मतलब अगर टोटल स्टेट्स पता करनी है तो प्रोडक्ट करना पड़ेगा, समझे। मतलब देखो, मानो, ठीक है, मतलब अगर मैं 5 कॉइन्स ले लूँ, ये 2 कॉइन्स के लिए था, ठीक है। ये 3 कॉइन्स के लिए था, ये 2 कॉइन्स के लिए, ये 3 कॉइन्स के लिए, ठीक है। और अगर मैं 5 कॉइन्स के लिए देखूंगा ना, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इन दोनों की माइक्रोस्टेट्स का प्रोडक्ट करना पड़ेगा, ना कि सम। सम करके नहीं आएगा, प्रोडक्ट करके आएगा, समझे। जैसे अगर हम थोड़ा और सिंपल सा केस लेके चले, देखो एक कॉइन के लिए क्या होगा, 1 कॉइन और 1 कॉइन, ठीक है। तो अगर एक कॉइन में क्या हो सकता है, तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। एक कॉइन में क्या हो सकता है, तो हेड आएगा या टेल आएगा। लेकिन अगर हम 2 कॉइन का पता करें तो 2 कॉइन्स में क्या होगा, इसमें 2 पॉसिबल है, इसमें भी 2 पॉसिबल है, ठीक है। तो इसकी माइक्रोस्टेट्स कितनी हुई, 2, इसकी माइक्रोस्टेट्स कितनी हुई, 2। लेकिन अगर मैं 2 कॉइन्स ले लूं तो इसकी माइक्रोस्टेट, इसकी माइक्रोस्टेट और इसकी माइक्रोस्टेट का प्रोडक्ट आएगी, समझे। इसकी माइक्रोस्टेट और इसकी माइक्रोस्टेट का प्रोडक्ट आएगी, 4 बनेंगे, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं 3 कॉइन्स लूंगा तो 3 कॉइन की फर्स्ट कॉइन की माइक्रोस्टेट कितनी हुई, 2। सेकंड कॉइन की माइक्रोस्टेट कितनी हुई, 2। थर्ड कॉइन की माइक्रोस्टेट कितनी हुई, 2। तो अगर मैं 3 कॉइन लूंगा तो उनकी टोटल माइक्रोस्टेट कितनी होगी, इन तीनों का प्रोडक्ट होगी, ठीक है। सम नहीं हो रही, सम नहीं हो रही, ठीक है, इसलिए ही 8 होगी, ना कि 6, ठीक है। तो अगर टोटल माइक्रोस्टेट्स पता करनी होती है, ठीक है, कॉम्बिनेशन टोटल पता करने होते हैं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं एक्चुअल में, उसके लिए प्रोडक्ट करते हैं, ना कि सम। तो देयरफॉर वी हैव टू डू द प्रोडक्ट ओवर हियर, ठीक है। तो ये टोटल माइक्रोस्टेट्स हो गई। तो ये समझ में आई पूरी इक्वेशन। नाउ अब हम अगर इस इक्वेशन को, ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन में आप देखो कि फंक्शन तो सेम ही है, बस वो फंक्शन जिन वेरिएबल्स का है वो वेरिएबल्स डिफरेंट है। मतलब एस इज द फंक्शन, जैसे एफ ऑफ एक्स लिखते हैं हम, एफ ऑफ वाई, एफ ऑफ जेड, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे वेरिएबल्स डिफरेंट है लेकिन फंक्शन तो एक ही है, फंक्शन सेम ही है, ठीक है। जैसे मैं एक फंक्शन लिखूं, अगर मुझे एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पता है, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो मैं एफ ऑफ वाई लिख सकता हूँ ना, क्योंकि फंक्शन तो सेम ही है, बस वाई स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, एक्स की प्लेस पे वाई आ जाएगा। और यहाँ पे एफ ऑफ जेड है, जेड स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, यानी कि फंक्शन तो सेम ही है, बस वेरिएबल डिफरेंट है, ठीक है।
तो इसलिए अगर मैं ये जो आपका फंक्शन है एंट्रोपी माइक्रोस्टेट का, इसे अगर मैं इसका अगर मैं डेरिवेटिव ले लूँ, ठीक है, माइक्रोस्टेट के रेस्पेक्ट में, ओमेगा वन के रेस्पेक्ट में, कि अगर मैं ओमेगा वन में चेंज करूंगा तो फंक्शन में या फिर एंट्रोपी में कितना चेंज आएगा, अगर मैं ये चीज नोटिस करने की कोशिश करूँ, इफ डी एस ओमेगा वन विद डी ओमेगा वन, ठीक है, मैं पहले डेरिवेटिव ले रहा हूँ ओमेगा वन के रेस्पेक्ट में, प्लस डी एस ओमेगा टू विद डी ओमेगा टू इक्वल्स टू डी एस ओमेगा, सॉरी यहाँ पे ओमेगा वन के रेस्पेक्ट में ले रहा हूँ मैं डेरिवेटिव, याद रखो डी ओमेगा वन, ठीक है, ओके। अब ये जो एंट्रोपी है ओमेगा टू की, ये ओमेगा वन से इंडिपेंडेंट है, ओमेगा वन में कितना भी चेंज हो ओमेगा टू पे थोड़ी ना फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो इट मीन्स ये आपका क्या हो जाएगा, ये वाला पार्ट आपका जीरो हो जाएगा, ठीक है। बचेगा क्या, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट। तो ये वाला पार्ट क्या देगा आपका, ये वाला पार्ट बताएगा कि अगर मैं एंट्रोपी का डेरिवेटिव लूँ ओमेगा वन के रेस्पेक्ट में, तो वो डी एस ओमेगा वन ओमेगा टू अपॉन डी ओमेगा वन, ओके। अब यहाँ पे इसे इसके रेस्पेक्ट में डेरिवेट कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि ये तो फंक्शन है ओमेगा वन और ओमेगा टू का। तो अब इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, इस कंडीशन में हम एक चीज अप्लाई करेंगे, क्या चीज अप्लाई करेंगे, चेन रूल, ठीक है। तो चेन रूल से क्या होगा, चेन रूल से सिर्फ इतना होगा कि हम ओमेगा ओमेगा वन ओमेगा टू के साथ प्रोडक्ट करेंगे एंड डी ओमेगा वन ओमेगा टू के साथ, ओके। अब चेन रूल लगा के हम क्या कर लेंगे, इन ऑपरेटर्स को चेंज कर लेंगे, ठीक है। देखो ये वैल्यू चेंज थोड़ी ना हो रही है, डी ओमेगा वन ओमेगा टू विद रेस्पेक्ट टू डी ओमेगा वन ओमेगा टू, ठीक है, डी, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, सीधी सी बात है, यहाँ पे आ जाएगा डी ओमेगा वन ओमेगा टू डी ओमेगा वन, ओके। तो हमने सिर्फ, अब हमने क्या किया, हमने यहाँ पे ध्यान से समझो, यहाँ पे हमने क्या किया, हमने ये जो देखो ऊपर और नीचे सेम सेम है, सेम का प्रोडक्ट हो रहा है, कोई फर्क थोड़ी ना पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ऊपर और नीचे हम सेम से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमने ये एक्चुअल में चेन रूल लगाया है यहाँ पे, ठीक है। ये क्योंकि इसका फंक्शन नहीं था ओमेगा वन का, तो इसलिए हमने इसे, जिसका ये फंक्शन है जिस वेरिएबल का, ये ओमेगा वन ओमेगा टू के प्रोडक्ट का फंक्शन है, तो इसे प्रोडक्ट का के रेस्पेक्ट में डेरिवेट कर लिया और प्रोडक्ट को ओमेगा वन के रेस्पेक्ट में डेरिवेट कर लिया, ठीक है, ठीक है। जैसे अगर हमें क्या करना हो, डी आर वाई एक फंक्शन है, जैसे आपका मान लो हमें अगर डी डी एफ ऑफ आर को डी टी के रेस्पेक्ट में डेरिवेट करना हो, तो हम क्या कर सकते हैं, हम इसे क्या कर सकते हैं, डी एफ ऑफ आर कर सकते हैं डी आर के रेस्पेक्ट में, और डी आर को कर सकते हैं डी टी के रेस्पेक्ट में, ठीक है। क्योंकि जो फंक्शन जिस वेरिएबल पे डिपेंडेंट है वो उसी के साथ डेरिवेटिव उसका लिया जाएगा, ठीक है। तो इसलिए आपका ये डी ओमेगा वन ओमेगा टू के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव लिया, ओके। नाउ दिस क्वांटिटी विल शो, अब जब जिस वेरिएबल का फंक्शन है उसी के रेस्पेक्ट में अगर हम डेरिवेटिव ले रहे हैं, तो उसे उस डेरिवेटिव को हम प्राइम से शो कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर ये और ये डिफरेंट है तो हम ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है। तो ऐसा हम तभी कर सकते हैं जब जिसके रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव लिया जा रहा हो और जिसका फंक्शन है वो सेम हो, ठीक है। तो अब हम इसे क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं एस प्राइम ओमेगा वन, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम, क्योंकि यहाँ पे भी आपका जिसके रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव लिया जा रहा है और जिसका फंक्शन है वो सेम है, तो यहाँ पे भी क्या लिख सकते हैं, एस प्राइम ऑफ ओमेगा वन ओमेगा टू, ठीक है। आफ्टर दैट यहाँ पे क्या होगा आपका, ये ओमेगा टू तो कॉन्स्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा, ठीक है। और डी ओमेगा वन का डेरिवेटिव लेंगे तो खत्म, तो यहाँ पे आ जाएगा डी ओमेगा टू, ठीक है, ओके। अब ये वन बाय ओमेगा टू एस प्राइम ओमेगा वन इक्वल्स टू एस प्राइम ओमेगा वन ओमेगा टू, ओके। अब इसी तरह की इक्वेशन जब आप, अगर हम इफ अगर हम उसी इक्वेशन, ये आपकी इसे इक्वेशन नंबर वन कंसिडर करो, लेट सपोज ये हो गया आपकी इक्वेशन नंबर वन। यहाँ के बाद मैंने बस इसे ओमेगा टू को मैं उस साइड ले गया हूँ, आर एच एस से एल एच एस में ले गया हूँ, ओमेगा टू को इधर मल्टीप्लाई में था आपका, उस साइड डिवाइड में चला जाएगा, ठीक है। अब जो आपकी इक्वेशन थी एस ओमेगा वन प्लस एस ओमेगा टू
इक्वल्स टू एस ओमेगा वन ओमेगा टू। अभी मैंने उसे ओमेगा वन के रेस्पेक्ट में डेरिवेट किया तो आपकी इक्वेशन वन आ गई। अगर मैं उसे ओमेगा टू के रेस्पेक्ट में डेरिवेट करता, अगर मैं ओमेगा वन ओमेगा टू डी एस ओमेगा टू अपॉन डी ओमेगा टू इक्वल्स टू एस डी एस ओमेगा वन ओमेगा टू अपॉन डी ओमेगा टू। अगर मैं उसे ओमेगा टू के रेस्पेक्ट में डेरिवेट करता तो आपका क्या होता, तब आपका ये वाला जीरो होता, ठीक है, और ये वाला पार्ट बचता, इसमें आपका ये हो जाता है एस प्राइम ऑफ ओमेगा टू, और ये वाला पार्ट क्या बनता है, इसमें हम पहले क्या करते, चेन रूल अप्लाई करते, पहले चेन रूल अप्लाई करने पे क्या हो जाता, यहाँ चेन रूल अप्लाई करते क्या होता, डी एस ओमेगा वन ओमेगा टू अपॉन डी ओमेगा वन ओमेगा टू का फंक्शन बनता, और यहाँ पे डी ओमेगा वन ओमेगा टू बनता अपॉन डी ओमेगा टू होता, ठीक है। अब आपका क्या होता, ओमेगा टू जो है आपका, ये तो आपका बन गया एस प्राइम ऑफ ओमेगा वन ओमेगा टू, और इस वाले में से आपका ओमेगा टू के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव है, इट मीन्स ओमेगा वन बाहर आ जाएगा, तो ये ओमेगा वन बचेगा, और ये अब ये आपके हम मान लेते हैं इक्वेशन टू, ठीक है। अब अगर मैं आपका सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन इसे उस साइड ले जाऊं, इसे ओमेगा वन को इस साइड ले जाऊं, ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, वन बाय ओमेगा वन एस प्राइम ऑफ ओमेगा टू इक्वल्स टू एस प्राइम ऑफ ओमेगा वन ओमेगा टू, ठीक है। अब हम देख सकते हैं कि हमारे दोनों जो है इसमें आर एच एस जो है वो सेम है, आर एच एस जो है वो सेम है। ये सेकंड वाली इक्वेशन यहाँ पे मत लिखो, यही वाली ये वाली लिख लो, ठीक है, क्योंकि इसमें भी वो सेम ही है, बस मैं ओमेगा वन को इस साइड ले गया हूँ, ठीक है, डिवाइड के लिए, ठीक है। तो अगर आप सेकंड इक्वेशन को और फर्स्ट इक्वेशन को देखोगे तो दोनों में जो आपके आर एच एस है, आर एच एस वो इक्वल है, ठीक है, आर एच एस इक्वल है, तो हम एल एच एस को भी इक्वल रख सकते हैं। तो एल एच एस अगर हम इक्वल रखें, बिकॉज बिकॉज आर एच एस ऑफ second and first equation are equal, so LHS should be, ठीक है, तो LHS भी होना चाहिए, तो इट मीन्स वन बाय ओमेगा वन डी एस ओमेगा टू अपॉन डी ओमेगा टू इक्वल्स टू वन बाय ओमेगा वन डी एस ओमेगा वन वन ओमेगा टू डी एस ओमेगा वन, ओके, सो दैट इज द कंडीशन नाउ। सो अब अगर हम ये हो गई, दैट इज द फंक्शन, ओके। तो यानी कि मैं इसे क्या कर सकता हूँ, इन्वर्स कर सकता हूँ, डी ओमेगा टू बाय डी एस कर सकता हूँ इसे, और इसे वन बाय ओमेगा टू डी एस इनवर्स हो गया, तो ये डी ओमेगा वन डी एस हो गया, ओके। और अब मैं ओमेगा वन को इस साइड ले जाऊँ और ओमेगा टू को इस साइड ले जाऊँ, तो ये क्या हो जाएगा, ओमेगा टू अब अगर मैं इन्वर्स करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, ओमेगा वन डी ओमेगा टू डी एस इक्वल्स टू ओमेगा टू डी एस बाय, इसका भी इन्वर्स करना पड़ेगा ना, डी ओमेगा वन डी एस, ठीक है। मैंने बस दो आर एच एस का और एल एच एस का दोनों का इन्वर्स कर दिया, ठीक है, इन्वर्स कर दिया। अब इन्वर्स करने के बाद दोनों डेरिवेटिव्स एस के रेस्पेक्ट में आ गए, ठीक है, दोनों डेरिवेटिव्स एक्स के रेस्पेक्ट में आ गए, लेकिन इस साइड आपका ओमेगा वन नहीं है खाली, तो एक काम कर लो, इस ओमेगा वन को इस साइड ले आओ और इस ओमेगा टू को इस साइड ले जाओ, ठीक है। तो ओमेगा इस साइड पे क्या हो जाएगा, ये इधर मल्टीप्लाई में था तो इस साइड आएगा तो डिवाइड में चला जाएगा, ठीक है, तो ये हो गया वन बाय ओमेगा टू डी ओमेगा टू बाई डी एस इक्वल्स टू, ये ओमेगा वन इस साइड आया आर एच एस में, तो यानी कि वन बाय ओमेगा वन डी ओमेगा वन बाई डी एस, ठीक है। बस मैंने ओमेगा टू को ओमेगा टू की साइड भेज दिया और ओमेगा वन को ओमेगा वन की साइड दे आया, ठीक है। अब आप एक चीज देख सकते हो कि वन बाय एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, वन बाय एक्स को हम लोग का डेरिवेटिव लिख सकते हैं ना, हम क्या लिख सकते हैं, लोग का डेरिवेटिव, एल एन ऑफ एक्स का डेरिवेटिव जो है वो वन बाय एक्स है ना। तो अगर मैं एक्स को रिप्लेस कर दूं वन बाय ओमेगा टू से, तो क्या बन जाएगा फॉर्मूला, वन बाय डी ओमेगा टू एल एन ऑफ ओमेगा टू बन गया। मैंने एक्स की जगह पे ओमेगा टू रख दिया, ये आपका डेरिवेटिव का फॉर्मूला था कि लोग एक्स का जो डेरिवेटिव है वो वन बाय एक्स है, ठीक है। मैंने इसमें एक्स की जगह पे रख दिया ओमेगा टू, तो क्या बन गया, ये बन गया, ठीक है। अब अगर मैं एक्स की जगह पे ओमेगा वन रखता तो क्या बन जाता, तो क्या बन जाता, डी ओमेगा वन डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू
ln ऑफ ओमेगा, ठीक है। अगर मैं log x का डेरिवेटिव लूंगा तो 1/x आएगा, तो log ओमेगा 2 का लूंगा तो 1/ओमेगा 2 आएगा, और log ओमेगा 1 का लूंगा तो log 1/ओमेगा 1 आएगा, ठीक है। तो अब ये वैल्यूज जो है मुझे ऊपर पुट करनी है इक्वेशन में, 1/ओमेगा 2 और 1/ओमेगा 1 की जगह, 1/ओमेगा 2 और 1/ओमेगा 1 की जगह, ठीक है। क्या क्या रखनी है, 1/ओमेगा 2 की जगह तो रख दूं ln ऑफ ओमेगा 2, ठीक है, का डेरिवेटिव डी ओमेगा 2 के रेस्पेक्ट में, फिर डी ओमेगा 2 का डेरिवेटिव डी एस के रेस्पेक्ट में इक्वल्स टू डी ln ऑफ ओमेगा 1 का डेरिवेटिव डी ओमेगा 1 के रेस्पेक्ट में, और डी ओमेगा 1 का डेरिवेटिव डी एस के रेस्पेक्ट में, ठीक है। मैंने सिर्फ वैल्यू रखी है 1/ओमेगा 2 की और 1/ओमेगा 1 की, ठीक है। अब क्या होगा आपका, अब देखो ये जो, अगर हम चेन रूल लगाएं तो ये जो टर्म्स है आपके ये हट जाएंगे, ये वाले टर्म्स हट जाएंगे, ये वाला इससे हट जाएगा, तो क्या बचेगा आपका, ठीक है। क्या बच रहा है सीधे सीधे कि डी ln ऑफ ओमेगा 2 जो है आपका बाय डी एल एन ऑफ ओमेगा 2 डी बाई डी एस ln ऑफ ओमेगा 2 जो है आपका, वो डी बाई डी एस ln ऑफ ओमेगा 1 आ रहा है, ठीक है, आ रहा है। तो जब ये आ रहा है तो इट मीन्स इसे, ये देखो ओमेगा 1 के लिए भी यही वैल्यू दे रहा है और ओमेगा 2 के लिए भी यही वैल्यू दे रहा है, तो यानी कि सेम वैल्यू दे रहा है, यानी कि कांस्टेंट है ये, ठीक है। तो मैंने इसे एक कांस्टेंट के भी मान लिया, ठीक है, इसे क्या मान लिया, एक कांस्टेंट सी मान लिया, ठीक है, एक कांस्टेंट सी मान लिया। तो ये अगर कांस्टेंट सी के इक्वल है तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका, तो अगर मैं इसे डी ln ऑफ ओमेगा 2 एक साइड रखूं, डी ln ऑफ ओमेगा 2 एक साइड रखूं, और सी डी एस एक साइड ले जाऊं, ठीक है, और अब इंटीग्रेट करूं, तो क्या होगा, तो यहाँ पे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे तो आपका ये इंटीग्रल इस डेरिवेटिव को हटा देगा, तो ln ऑफ ओमेगा 2 आ जाएगा, और इस साइड क्या आ जाएगा, इस साइड इंट्रोपी इनिशियल से फाइनल तक जाएगी, और क्योंकि एंट्रोपी स्टेट फंक्शन है तो इसलिए डी एस का इंटीग्रेशन एस एफ बाई एस आई आएगा, ठीक है। तो ये एस डेल्टा सी डेल्टा एस हो गया, ठीक है, और ये ln ऑफ ओमेगा 2 हो गया, ठीक है। तो अब मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, अब ये जो आपका ये जो सी है एक्चुअल में, तो यानी कि डेल्टा एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/c ln ऑफ ओमेगा 2, ठीक है। अब ये जो 1/c की वैल्यू है आपकी, ये के बी है, के बी मीन्स बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ठीक है। और इसकी जो वैल्यू है के बी की, वो 1.38 इंटू 10⁻⁻23 है, ठीक है। तो ये के बी की वैल्यू है। अब मैंने अभी, अब जो ये फॉर्म आपकी ओमेगा 2 के लिए आई है, यही सेम फॉर्म आपकी ओमेगा 1 के लिए आएगी, तो हम एक जनरल लिख सकते हैं कि डी एस इज नथिंग बट के बी ln ओमेगा, ठीक है। तो यहाँ से आपका एस इज ए फंक्शन ऑफ ओमेगा आ गया, ओके। और ये आपकी बोल्ट्जमैन इक्वेशन है, ठीक है, ये आपकी बोल्ट्जमैन इक्वेशन है, ओके।